हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। ठीक है। पहले आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ठीक है। आपको जैसा कि बताया कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग। ठीक है। जिसको बोला गया था कि जॉन डाल्टन के टाइम पे कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। फर्दर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट आए। उसके अलावा इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस देखे गए और फेराडेज ने भी प्रूव किया कि आपका एटम एक्चुअली में न्यूट्रल है। बट जब दो चीजें आपस में रब की जाती हैं तो उनपे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप होते हैं। ठीक है। जैसे कि आप रब कर सकते हैं किसको, कैट फर के साथ एबोनाइट रोड को, तो हुआ क्या, उन पे इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होने लगेंगे। आप बैलून को रब कर सकते हैं अपने हेयर्स के साथ, तो उन पे उन दोनों जो सब्सटेंस है जिनको हम रब कर रहे हैं उन पर इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होने लगते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब एटम लूज और गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स मतलब आप ये समझिए, अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप हो रहे हैं मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी, जो एटम है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से एटम न्यूट्रल ना रह के चार्जेबल हो रहा है। मतलब या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर हमें एटम के बारे में बताए तो अब हम जानना चाहते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। सो दिस यूनिट डिलीव्स into the fascinating world of atoms, exploring their fundamental properties and structure that form the basis of matter and chemical reaction. So you can see atomic structure, basic building of atoms, electrons, protons and neutrons. Actually there are more than 35 subatom particles are present nowadays, but हम जो पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Exploring the nucleus and electron cloud models, examine the arrangement and energy levels of electrons within the atoms. The rich diversity of chemical behavior of different elements can be traced to the differences in the internal structure of atoms of these elements. The existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers 400 BC, who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter. जब जॉन डाल्टन ने ये बोल दिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, फिर बहुत सारी बातें आई कि एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। इसको फर्दर क्या किया जा सकता है, डिवाइड। और इसके अंदर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम पढ़ रहे हैं 3 बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, किस तरीके से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, वो सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे बैलून्स को हेयर से ड्राई हेयर से रब करते हैं, इन्फ्लेटेड बैलून को, एंड देन आप उस पर कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिर आप किसी दूसरी बॉडी से उसको टच करके देखिए, वहां हो सकता है वो स्टिक होने लगे, या फिर अपने हेयर्स के पास ऐसे लेके आइए, अपने हेयर्स वहां से अट्रैक्ट होने लगेंगे। मतलब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और तभी तो अगर एटम न्यूट्रल है और एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो किसी से नहीं बना हुआ है, तो फिर उसके अंदर ये चार्जेस कैसे डेवलप हो रहे हैं, ये एक क्वेश्चन बन गया था। ठीक है। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में लेंगे और हम डिस्कस करेंगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। ठीक है। जैसा कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है, द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इट कैन बी ट्रेस्ड टू द डिफरेंसेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। जो केमिकल बिहेवियर है एलिमेंट्स का वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट बिहेवियर क्यों है उसको ट्रेस कर सकते हैं हम किस तरीके से, जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है एटम्स का वो उसमें डिफरेंस को ट्रेस कर। The existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers 400 BC। तो चलिए समझते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, किस तरीके से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड ऑन ए फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन। किसने प्रपोज किया, जॉन डाल्टन ने, अ ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1808। और उनकी थ्योरी को बोला गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है। बोल दिया उन्होंने कि एटम तो अल्टीमेट पार्टिकल है,
एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम इज इनडिविजिबल, एटम इज अनकटेबल। Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition, or the law of fixed composition, and law of multiple proportion very successfully. But कुछ laws को explain करने में Dalton's atomic theory fail हो गई थी. These established that atoms are made up of subatomic particles. It means electrons, protons, and neutrons. A concept which is very different from that of Dalton. ठीक है? A concept which is different from the concept of Dalton. So discovery of subatomic particles में आप देख सकते हैं, discovery of subatomic particles was made through experiments on electric discharge through gases. जब डेल्टन ने ये बोल दिया कि एटम सबएटॉमिक पार्टिकल से मिलके नहीं बना है, मतलब डेल्टन ने बोला था कि एटम तो अनकटेबल है, एटम तो इंडिविजिबल है. Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition, and law of multiple proportion very successfully. But कुछ laws को Dalton explain नहीं कर पाया था. ठीक है, तो these established that atoms are made up of subatomic particles. It means इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इस बात का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये एकदम से डिफरेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से. तो अब हम इस बात को देखते हैं किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई. सो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाज मेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस. ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये बात हमें पता है. जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की, विच इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड रॉबर्ट मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, एंड डिटरमाइंड द चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. Ernest Rutherford proposed a nuclear model of an atom with a dense positively charged nucleus surrounded by an electron. मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि क्या 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 पॉइंट्स हमें कवर करने. तो चलिए आप देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हुई. डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस एक्सपेरिमेंट शोड दैट एटम्स कंटेन सबएटॉमिक पार्टिकल्स. जो हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस के एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने ये शो कर दिया कि एटम कंटेन सबएटॉमिक पार्टिकल्स. जॉन डाल्टन का कॉन्सेप्ट था एंड वो एकदम से डिफरेंट है इस सबएटॉमिक पार्टिकल्स के कॉन्सेप्ट से. जे थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन एज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन सबएटॉमिक पार्टिकल्स को जो डिस्कवर किया वो जे थॉमसन ने किया था. किस तरीके से वो मैं आपको बताऊं. रॉबर्ट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, and Ernest Rutherford gold foil experiment lead to the nuclear model of atom with a dense positively charged nucleus surrounded by electrons. चलिए अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे. In 1830 Michael Faraday demonstrated that passing electricity through an electrolyte solution caused chemical reaction at the electrodes resulting in the liberation and deposition of matter, and this suggests that the particulate nature of electricity. भाई माइकल फैराडे ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, वहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और कनेक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, तो वहां पर लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर होना स्टार्ट हो जाता है. दिस सजेस्ट दैट द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन द मिड 1850s एक्चुअली हुआ क्या, साइंटिस्ट लाइक फैराडे बिगेन स्टडिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स. उन्हें ट्यूब्स ली जो अराउंड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, मैं दिखा देता हूँ कुछ ऐसे, और सिलिंड्रिकल ट्यूब्स थी नॉन एज कैथोड रे ट्यूब और कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. पार्शियली इवैक्यूएटेड थी. These tubes shows that current flows from the negative electrode to the positive electrode when a sufficiently high voltage is applied. अब हुआ क्या, इन ट्यूब्स के अंदर गैस ली गई. ठीक है, और गैस होने की उस गैस का प्रेशर एडजस्ट किया गया. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ. इन ट्यूब्स के अंदर गैस ली गई, गैस का प्रेशर एडजस्ट किया गया, एंड ट्यूब्स के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, एक कैथोड एक एनोड है. कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से. एक हाई वोल्टेज की बैटरी यहाँ पे ली गई है नियर अबाउट 10,000 वोल्ट. वैक्यूम पंप यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर एडजस्ट करने के लिए. अब हुआ क्या, यहाँ पर गैस जो है, अब हमने इस गैस का प्रेशर ले रखा है कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, और करंट को पास किया तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था.
कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई दे। प्रेशर को रिड्यूस किया, लगभग 1 से 10 mm की रेंज में लेके आए। जब 1 से 10 mm की रेंज में प्रेशर लेके आए तो क्या होने लगा, यहाँ पर चेंजेस दिखने लगे, रेज ट्रेवल होती दिखने लगी, रेज ट्रेवल होते हुए दिखने लगी। और जब प्रेशर को 0.01 mm तक लेकर जाया गया, 0.01 mm तक लेके जाया गया, तो क्या देखा गया कि यहाँ पर रेज तो डिसअपियर हो गई थी, बट एक्चुअली में कुछ पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे थे। जब यहाँ पर फ्लोरोसेंट की कोटिंग की गई, ZNS की, मेटेरियल की, जिंक सल्फाइड की, तो वहां पर पार्टिकल्स टकरा रहे थे और ग्लो दे रहे थे। क्या दे रहे थे? ग्लो दे रहे थे, ब्राइटनेस दे रहे थे स्ट्राइक करने पर। और जब रेस ट्रेवल कर रही थी तो वो भी क्या कर रही थी, यहाँ पर एक तरह से जब वो पीछे जाके टकरा रही थी तो फ्लोरोसेंस आ रहा था। यहाँ पर कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल हम यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, ठीक है। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। प्रेशर को एडजस्ट करने के अकॉर्डिंगली हमने क्या देखा कि यहाँ से रेस ट्रेवल करने लगी है। फिर डिफरेंट यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस लगाई गई, जैसे एक बार यहाँ पर पैडल व्हील लगाया गया तो देखा गया कि उन रेज ने उस पैडल व्हील को रोटेट कर दिया, मतलब कैथोड रेज आर मेड ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स। फिर एक थिन फॉइल लगाई गई मेटल की, देखा कि वो उससे पास नहीं हो रही है, ठीक है, या पास हो रही है, मतलब डिफरेंट मेटल्स लगाई गई, ठीक है। तो देखा गया कि कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, एक्सरे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो रेज हमने लगाई, जो हमने मेटल के पीस लगाया उससे पास हो रही थी तो पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करती है, किसी से पास नहीं हो रही थी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना थिन और थिक मेटल हमने लिया हुआ और कौन सा मेटल हमने लिया हुआ उस बात पे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो देखा कि वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो भी डेविएशन शो कर रही थी। तो इस तरीके से कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। ये हमारी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है और ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है विद परफोरेटेड एनोड। इस परफोरेटेड एनोड से कैथोड रेज पास होके कहाँ, या फ्लोरोसेंट की कोटिंग पर जाके स्ट्राइक कर रही थी और यहाँ पर ब्राइटनेस दे रही थी, व्हाइट ग्लो दे रही थी, ठीक है। क्या दे रही थी? ग्लो दे रही थी। These streams of particles were called cathode rays or cathode rays particles. मैं रिपीट करता हूँ, these tube shows that current flows from the negative electrode to the positive electrode when a sufficiently high voltage is applied, ठीक है, when a sufficiently high voltage is applied, and these streams of particles were called cathode rays or anode rays particles. What are the key observations from these experiments? Cathode rays start from the cathode and move towards the anode. पहली ऑब्जर्वेशन, कैथोड से स्टार्ट हुई, एनोड की तरफ गई, इसलिए इन्हें बोला गया कैथोड रेज। दे आर नॉट विजिबल बट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू देयर इंटरेक्शन विद फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स। विजिबल तो नहीं है बट हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू देयर इंटरेक्शंस विद फ्लोरोसेंट और phosphorescent materials. In the absence of electric or magnetic field, cathode rays travel in straight line, कोई deviation show नहीं करती हैं। But in the presence of such fields, अगर electric field या magnetic field लगा दें, their behavior suggests that they consist of negatively charged particles, जिन्हें क्या कहते हैं? Electrons. They consist negatively charged particles, जिन्हें हम क्या कहते हैं? Electrons. Cathode rays characteristics do not depend on the electrode material or the gas in the tube. Thus, electrons are fundamental constituent of all atoms. Right? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ की पॉइंट्स हैं किसके? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के। तो in 1897, British physicist J.J. Thomson measured the ratio of electric charge E to the mass of electron Me by using cathode ray tube and applying electric and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons. So charge to mass ratio of electron आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन हुई। ये हमारा कैथोड है, यहाँ से कैथोड रेज आ रही है, ये हमारा एनोड है जिससे पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई है और तीन पोर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए, बी और सी। ये हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये मैग्नेट है। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके इस तरीके से अप्लाई किया गया है कि वहां पर जो नेट इफेक्ट है वो कैंसिल आउट होके पॉइंट बी पर सारी रेज जा रही है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। ए और सी पर कब जा रही है? जब कोई सी एक फील्ड वहां पर वर्क कर रही है। सो व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड
the electrons deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A, जो कि मैंने फिगर में दिखाया. Similarly, when only magnetic field applied, जब electric field नहीं है, so electrons strike the cathode ray tube at point C. By carefully balancing the electric and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence. तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी इस तरीके से उन्हें बैलेंस कर सकते हैं कि जो हमारा पाथ है, जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम उसी पाथ को वापस से फॉलो अप करा सकते हैं. एंड दे हिट द स्क्रीन एट पॉइंट B. तो थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन, जितना वो डेविएट कर रहे हैं अपने पाथ से ऊपर या नीचे, ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो किस बात पे डिपेंड करता है. भाई हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, सो वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल. कितना मैग्नीट्यूड, कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है पार्टिकल पे. जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ और उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी. मैं रिपीट करता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल इस बात पे डिपेंड करते हैं ये फैक्टर. Greater the magnitude of the negative charge on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field, and thus greater is the deflection. ठीक है. The mass of the particle, lighter the particle, greater the deflection. जितने ज्यादा particles lighter होगा उतना ज्यादा deflection होगा. Third, the strength of the electric or magnetic field. एक तो चार्ज पे, दूसरा मास पे, और थर्ड है स्ट्रेंथ जो हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ. द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स or the strength of the magnetic field. By carrying out accurate measurements on the amount of deflections, भाई कितनी deflections हो रही है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसको प्रॉपरली तरीके से मेजर किया गया और उनको ऑब्जर्व किया गया. ठीक है, बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो. उन्होंने डिटरमाइन कर दिया E by ME रेशियो और वैल्यू प्रोवाइड कर दी 1.758820 into 10 raised to the power 11 कूलम पर किलोग्राम. Where Me, जहां पर Me क्या है, Me is the mass of electron in kilogram and E is the magnitude of the charge on the electron in coulomb. Since electrons are negatively charged, the charge on the electron is minus E. ठीक है, charge on the electron is minus E. R.A. Millikan devised a method जिसको हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या ऑयल ड्रॉप मेथड to determine the charge on the electrons. He found that the charge on the electron to be minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and the present accepted value of electrical charge is minus 1.602176 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. The mass of the electron was determined. कैसे डिटरमाइन किया गया, अब हमें चार्ज पता लग गया, चार्ज बाय मास रेशियो पता लग गया. सो बाय पुटिंग द वैल्यूज एंड एडजस्टिंग द वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स विद थॉमसन्स वैल्यू ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो. मतलब ME कैलकुलेट किया गया E अपॉन E बाय ME से, जहां से आप देखेंगे E से E कैंसिल हो जाएगा और ME बच जाएगा, और जिसकी वैल्यू आएगी E की वैल्यू क्या है आपकी 1.602176 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम. ये तो है उस पे चार्ज, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, जिसको डिवाइड कर दिया हमने चार्ज बाय मास रेशियो जो कि 1.758820 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर केजी. सो वैल्यू आई आपकी 9.1094 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम. किसका मास आया, ये इलेक्ट्रॉन. किसका मास आया, इलेक्ट्रॉन. सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में आपको बताऊं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लीड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज
कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जब हमने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी तो सेम ट्यूब को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। कैसे? जहां पर कैथोड एनोड लगे हुए हैं, जैसा कि मैं अगर आपको इस डायग्राम में दिखाऊं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जहां पर कैथोड एनोड लगे हुए हैं उनको एक्सचेंज कर दिया गया, कैथोड को एनोड बना दिया और एनोड को कैथोड। ठीक है, हाई वोल्टेज की बैटरी, मतलब अब एनोड को कनेक्ट किया गया पॉजिटिवली चार्ज, पहले भी पॉजिटिव से, बट अब लेफ्ट में एनोड आ जाता है, यहाँ पर एनोड आ जाएगा कैथोड की जगह और एनोड की जगह कैथोड कर देंगे और एनोड को कनेक्ट कर देंगे सेम पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से। उसी तरीके से गैस फिल करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप गैस लेते रहेंगे, एक परफोरेटेड क्या यूज करते हैं, कैथोड। जैसे एनोड से कुछ पार्टिकल्स, एनोड जैसे हम चार्ज क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर जो गैस ली गई वो आयनाइज होगी। गैस आयनाइज होगी तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बनाएगी, है ना, जिनकी डिस्कवरी हमने करी थी जे थॉमसन ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। जब हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो निकलेंगे वो इस जो हमारा परफोरेटेड कैथोड होगा उसकी क्वालिटी ये कि वो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ही पार कर सकते हैं, तो वो अपने अंदर से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को पास करेगा और वो हमें रेज की फॉर्म में फ्लो करती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, और इन क्योंकि वो कैनाल से फ्लो कर रही है तो उन्हें क्या कहते थे हम, कैनाल रेज। और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया क्या, प्रोटॉन्स। क्या नाम दिया गया इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, प्रोटॉन्स। तो क्या देखा गया, जो एनोड रेज है वो एनोड की तरफ से आ रही थी इसलिए उन्हें एनोड रेज बोला गया, बट एक्चुअली में जो उनका सोर्स है वो गैस जो हम लेके चल रहे हैं। मतलब जो एनोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको बाद में प्रोटॉन बोला गया, उनका नेचर डिपेंड करेगा गैस पर। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लेंगे तो प्रोटॉन का जो नेचर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा electrical discharges carried out in the modified cathode ray tube lead to the discovery of canal rays carrying positively charged particles। अगर मैं करेक्टरिस्टिक बताऊं आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तो समझ, मास डिपेंड्स ऑन द गैस नेचर प्रेजेंट इन सीआरटी, मतलब कैथोड रेज ट्यूब। इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो मास है वो डिपेंड करता है गैस पर, क्योंकि ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस। तो जैसी गैस उसी के अकॉर्डिंग उसका मास हो जाएगा, तो डिफरेंट गैसेस के अकॉर्डिंग मास भी डिफरेंट होगा। चार्ज टू मास रेशियो, अगर मास डिफरेंट है तो चार्ज टू मास रेशियो भी गैस पे डिपेंड करेगा, वो भी डिफरेंट हो जाएगा। मल्टीपल फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड अपोजिट बिहेवियर टू द कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन रेज हमारी आ रही थी, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे उनसे बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, उसके अलावा in magnetic or electric field, the smallest positive ion obtained from hydrogen is equal to proton, उसे क्या बोला गया, प्रोटॉन। एंड प्रोटॉन करेक्टराइज्ड इन 1990। किसने करेक्टराइज किया प्रोटॉन्स को, देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, और गोल्डस्टीन ने क्या दिखाया था, प्रोटॉन के। गोल्डस्टीन ने किसके बारे में बताया था, प्रोटॉन। So the smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton, जिसको हमने कहां पर लिया बताइए क्विकली, जिसको हमने उस ट्यूब के अंदर लिया। मैं रिपीट करता हूं अपने पॉइंट, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, जब हमने उस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस ली तो जो हमें स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन मिला उसको बोलते गया प्रोटॉन। क्या बोलते गया, प्रोटॉन। This positively charged particles was characterized in 1919 and later a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the subconstituent of atom। ये भी नीड हुई कि जो मास है वो एक्चुअली मैस नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पर एक न्यूट्रल पार्टिकल की भी नीड फील हुई। These particles were discovered by James Chadwick in 1932 by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particles। एक बेरिलियम की थिन शीट ली, उस पर बॉम्बार्डिंग कराई। जब बेरिलियम की थिन शीट पर बॉम्बार्डिंग कराई अल्फा पार्टिकल्स की, जो कि हीलियम के न्यूक्लियस थे। अल्फा पार्टिकल्स किसके न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस। अब बेरिलियम पर बॉम्बार्डिंग कराने के बाद वो न्यूक्लियस ही चेंज हो जाता है और एक न्यूट्रल पार्टिकल्स वहां से रिलीज होता है जिसको न्यूट्रॉन बोला गया। क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 7। जब हमने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल जिसका जो
सबस्क्रिप्ट में आप लगाएंगे वो लगाएंगे 2 और सुपरस्क्रिप्ट में 4, मतलब मास नंबर उसका 4 और एक तरीके से He का हीलियम का न्यूक्लियर होता है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो होगा क्या, एटॉमिक नंबर ऐड हो जाएंगे, 4 + 2 6 बन जाएगा कार्बन और उसका मास नंबर 7 + 4 11। ठीक है, मास नंबर सॉरी बेरिलियम का कितना होता है 9, नॉट 7 9। तो 9 + 4 30 और 30 ना होकर कार्बन का होता है 12, तो 12 रख के प्लस में एक न्यूट्रॉन निकलता है जिसका मास होता है, कोई चार्ज नहीं होता, जो न्यूट्रल पार्टिकल है। सो व्हेन इलेक्ट्रिकली neutral particles having a mass slightly greater than that of protons were emitted, he named these particles as neutrons। उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स। आप इस टेबुलर फॉर्म से सारी बातें समझ सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स गिवन इन द टेबल। ये आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल E है, प्रोटॉन का सिंबल स्मॉल p है और न्यूट्रॉन का स्मॉल n है। इलेक्ट्रॉन का स्मॉल e है। एब्सोल्यूट चार्ज इन कूलम। सो चार्ज की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू 1.60276 into 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। कैसी वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। सो रिपीट करता हूं, -1.60276 into 10⁻⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन की वैल्यू +1.60276 into 10⁻⁻⁹ कूलम और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, मतलब जीरो वैल्यू। रिलेटिव चार्ज की अगर बात करूं तो उसको बोला जाता है -1 यूनिट, प्रोटॉन को +1 यूनिट एंड न्यूट्रॉन जीरो चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल। अगर मास इन किलोग्राम को देखो तो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.109382 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का होता है 1.6726216 into 10⁻⁻27 किलोग्राम एंड न्यूट्रॉन का होता है 1.674927 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं इन यूनिफाइड मास की टर्म में, सो वो होता है 0.00054 U, प्रोटॉन का होता है 1.00727 U और न्यूट्रॉन होता है 1.00867 U। अगर इलेक्ट्रॉन के अप्रोक्स मास की बात करूं यूनिफाइड मास में, तो वो होता है 0, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 1। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मैं एक बार क्विकली रिकॉल करता हूँ कि आज हमने क्या कवर किया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि अगर हमें एटम के बारे में जानना है तो हमें देखा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कुछ डिस्कवरी हुई और पता लगा कि एटम इज नॉट लाइक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। इसको भी डिवाइड किया जा सकता है और इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिन्हें बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की गई। बेसिकली वी आर स्टडिंग 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस लगाए गए और फैराडे ने क्या किया गया, एक विलियम क्रूक्स ने एक ट्यूब का यूज किया, क्रूक्स ट्यूब जिसे हम बोल देते हैं। उन्होंने क्या किया, एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब ली, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड फिट किए, उनको बैटरी से कनेक्ट किया। नेगेटिव टर्मिनल वाले को कैथोड बोला, पॉजिटिव वाले को एनोड बोला। एक वैक्यूम पंप लगा दिया, प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए गैस को फिल किया गया, प्रेशर को रिड्यूस कर करके देखा गया, तो वहां पर क्या आने लगा, वहां पर एक तरह से ब्राइटनेस आने लगी थी। मतलब पहले क्या हो रहा था, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, कोई चेंज नहीं दिख रहा था। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा प्रेशर कम किया, फिर भी कोई चेंज नहीं हुआ। फिर प्रेशर को 1 से 10 mm की रेंज में लेके आए, तो क्या देखा गया, वहां पर कुछ रेज हमें ट्रेवल होती हुई दिखाई दे रही थी, मतलब कुछ ग्लो होते हुए दिखाई दे रहा था। फिर प्रेशर को और रिड्यूस किया गया, प्रेशर को रिड्यूस करते गए और देखा गया कि पार्टिकल्स तो जो रेज विजिबल थी वो इनविजिबल होने लगी। बट जब वहां पर एनोड के पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटिंग की गई, लाइक जिंक सल्फाइड की, तो वहां पर जो पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वहां पे ब्राइटनेस दे रहे थे, ब्राइट स्पॉट दे रहे थे। तो वहां से पता लगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं। फिर डिफरेंट वहां पर क्या किए गए, एक्टिविटीज करी गई, लाइक पैडल व्हील लगा के देखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखी गई, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखी गई, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड रख के देखी, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा जिसकी इमेज एज इट इज इमेज स्ट्रेट मिल रही थी, तो स्ट्रेट लाइन में इससे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने कैथोड रेज। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स, यहाँ से कुछ कंक्लूजन दी गई कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है
उनका मास गैस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी इसलिए कैथोड रेज बोला। पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है, एक्सरे प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो ये कुछ हमारी क्या थी, कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी ट्यूब को मॉडिफाइड करके एनोड रेज एक्सपेरिमेंट किया गया। तो कैथोड रेज कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में एनोड रेज दिखी हमें, क्योंकि गैस अंदर क्या होती है, आयनाइज होती है, और गैस क्या होती है, एक्चुअली में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब उनका प्रेशर रिड्यूस किया गया था तभी वहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। अच्छा, गैसेस पे डिपेंड कर रहा था प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे, जो एनोड रेज आई थी वो कैसे आई थी, जो गैस आयनाइज हो रही थी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयंस बना रही थी। एक परफोरेटेड एनोड लगाया, परफोरेटेड कैथोड लगाया गया था, जहां से वो पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयंस पास हो रहे थे, तो उन्हें बोला गया कैनाल रेज या एनोड रेज, और वो कंसिस्ट कर रही थी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिन्हें बोला गया प्रोटॉन्स। किसके लाइटेस्ट गैस जब वहां से ली गई, हाइड्रोजन जब ली गई, तो लाइटेस्ट पार्टिकल्स एमिट हुआ, जिसे बोला गया प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास और चार्ज है वो डिपेंड करता है गैस पर। किस पर डिपेंड करता है, गैस पर, ठीक है। और बाकी आप वैल्यूज यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से हमने कैथोड और एनोड के चार्ज, मास और चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यूज को देखा। और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्कवर हुआ, आर ए मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड क्या है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट आज मैंने आपको बताया कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड ने भी हमें हेल्प की थी कुछ पॉइंट्स को बताने में, ठीक है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड ने हमें क्या हेल्प की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जब हमने क्या कर लिया था, उसने क्या बताया था, चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सारे आज के जो लेक्चर है उसको कवर किया, और उसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के लेक्चर्स पे मूव करेंगे और आगे के पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको ऑयल ड्रॉप मेथड भी दिखाऊंगा डिवाइस के साथ। So this is all about this today's class everyone. Thank you so much. And these values are very important to learn. आपको ये सभी values learn करनी काफी important है, तभी मैं बार बार इन values पे focus कर रहा हूँ. Okay. So again, thank you so much. Have a nice day.